सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीएनएसटी इंग्लिश क्लासेस के बारे में, जहां पर हम इन वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे प्रैक्टिस से सिलेक्शन तक। और दोस्तों, ये इंग्लिश की पहली क्लास है आपके सामने। मैंने आपसे वादा किया था जितनी भी गर्ल्स नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं उन सभी के लिए 24 दिन 24 मैराथन की क्लास लेकर आऊंगा। तो 24 दिन 24 मैराथन की पहली क्लास आज आपके सामने है। वैसे तो ये वीडियो कल ही आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से ये वीडियो जो है वो कल आप तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं इस वीडियो को आज ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप क्या करिए, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताते जाऊंगा उसको आप लिखते जाएंगे। और ये जो इंग्लिश शुरू होगी, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ये जो शुरू करिएगा ये बिल्कुल बेसिक से शुरू करिएगा। तो हमने बेसिक से बेसिक टू एडवांस इस चीज़ को हम लेकर जाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को जरा ठीक से नोट कीजिएगा, बहुत शिद्दत के साथ नोट कीजिएगा। 24 दिन 24 मैराथन की पहली क्लास आपके सामने है। चलिए, तो हम एक कहानी स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सेंटेंस से। सबसे प्राइमरी चीज़ होती है किसी भी इंग्लिश में सबसे प्राइमरी चीज़ होती है सेंटेंस। जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए दो तीन चीज़ चाहिए होता है। पहले पहली चीज़, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए? उसकी मीनिंग जो है कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए उसकी मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ठीक होना चाहिए। उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहती है कि उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस सेंटेंस तभी होगा जबकि उसकी मीनिंग कंप्लीट हो, दूसरा उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ठीक हो, और उसका ग्रुप उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड हो। चलिए एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ। मैंने कहा कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो इसमें आपने देखा खरगोश को काटकर कैसे गाजर खिलाया जा सकता है? ना तो इसकी मीनिंग कंप्लीट है, ना ही इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ठीक है, केवल इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन किसी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसी वजह से ये सेंटेंस सेंटेंस नहीं है। अब यदि मैं कह दूं कि गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, तो ये सेंटेंस सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड भी इसका ठीक है, इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी ठीक है, और इसमें मीनिंग भी कंप्लीट है। चलिए इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। मैंने लिखा तनु इज तनु इज गोइंग टू मैंने लिखा तनु इज गोइंग टू मार्केट। तनु इज गोइंग टू मार्केट। तो इस सवाल में आप बहुत अच्छे से देखिए, तनु इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? गोइंग मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस में टू क्या है? टू प्रीपोजिशन है। और मार्केट क्या है? मार्केट इस सेंटेंस में का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा इस सेंटेंस में तनु इज गोइंग टू मार्केट, इस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड भी इसका है, और इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आया, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया। तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी ठीक है, और साथ में इसका मीनिंग भी क्या है? कंप्लीट है। तो ये सेंटेंस सेंटेंस है। चलिए अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिख लीजिए। हालांकि इस कंपटीशन लेवल में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बट फिर भी लिख लीजिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense which makes complete sense। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका एक पूरा क्या निकलता है? एक पूरा मीनिंग निकलता है, एक पूरा सेंस निकलता है। इसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस की बातचीत हम निकाली। अब सेंटेंस के बाद आप लिखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार, या इसी को आप लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस का प्रकार समझना। तो सेंटेंस के प्रकार में हम लोग सबसे पहले जो बातचीत शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सेंटेंस के प्रकार में हम लोग सबसे पहले सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस का पहला टाइप है आपके सामने, लिख लीजिए। सेंटेंस का पहला टाइप असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जब भी हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं? जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो लिख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके लिए आप लिख सकते हैं टू
गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू गिव इंफॉर्मेशन। ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। लिख लीजिए, टू गिव इंफॉर्मेशन। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो हमें सूचना देते हैं किसी चीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन कहलाता है। हो सकता है कई सारी गर्ल्स ऐसी हों जिनसे ये चीज़ें आती हो, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर एक चीज़ बता कर ही चलूँगा। अब देखिए, इस असर्टिव में दो टाइप आता है। पहला टाइप अफर्मेटिव। इस असर्टिव में भी आपको दो टाइप देखने को मिलेगा। पहला टाइप क्या है, अफर्मेटिव, और दूसरा टाइप क्या है, निगेटिव। पहला टाइप आपको देखने मिलेगा अफर्मेटिव, और दूसरा टाइप देखने को क्या मिलेगा, निगेटिव। तो जब भी हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद सेंटेंस का क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब दोनों के एक एक अगर उदाहरण हम ले लें तो बेसिकली आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों के एक एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, सबसे पहले असर्टिव में अफर्मेटिव का उदाहरण उठाते हैं। मैंने लिखा सी इज राइटिंग अ सी इज राइटिंग अ लेटर। इस सवाल में देखिए, सी इस सेंटेंस का क्या है, सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है या डिटरमिनर है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, यानी कि नाउन है। इस सेंटेंस में ये कौन से सेंटेंस का वाक्य, ये पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड लिखे निगेटिव। जब भी हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव के लिए मैंने लिखा सी इज नॉट, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस सवाल में देखिए, सी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट लगा ही है स्ट्रक्चर में, ये मेन वर्ब, ये डिटरमिनर, और ये लेटर क्या है, नाउन, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली असर्टिव के दो टाइप, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। चलिए, अब हम सेकंड टाइप की आपसे बात करेंगे, और सेकंड टाइप को कहते हैं, सेंटेंस के दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं, दूसरा टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन्हें इसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो टू आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। लिख लीजिए, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, इंट्रोगेटिव में दो टाइप आता है। एक तो आता है, पहला टाइप आप लिख सकते हैं, पहले टाइप को हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। पहला टाइप लिख लीजिए जिसे हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, पहला टाइप जिसे हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, और दूसरा टाइप जिसे हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो हमने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो गया। जब भी हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के लिए पहले प्रश्न को बेसिकली अफर्मेटिव बनाया जाता है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कहा आई वांट टू नो व्हाट इज योर नेम, आई वांट टू नो व्हाट इज योर नेम। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हुए जिनमें क्या किया जाता है, जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, घुमाया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की थोड़ा बात कर लेते हैं। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की, जब भी हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ऐसे इंट्रोगेटिव है जिसको मैं लिख देता हूं, अ सेंटेंस, a sentence that is a direct question, that is a direct question। जहां पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। अब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में भी दो चीज आती है, अब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में भी दो चीज आती है। पहला नंबर लिखिए, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है,
यस नो टाइप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका रिप्लाई हमें या तो यस में मिलता है या तो नो में मिलता है। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन को एक और नाम से जाना जाता है, जब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा तो इसकी चर्चा करूंगा वहां पे। यस नो टाइप को एक और टाइप के रूप में जाना जाता है जिससे क्लोज क्वेश्चन कहते हैं, या इसी को क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस नो टाइप ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, जिनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक उदाहरण लिखता हूँ। मैंने लिखा आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो। तो ये डायरेक्ट ये यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रिप्लाई हमें या तो यस में मिलने वाला है या नो में मिलने वाला है। इसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में दूसरा पार्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप कह सकते हैं डब्ल्यू एस क्वेश्चन, लिख लीजिए। सेकंड पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू एस क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, डब्ल्यू एस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके रिप्लाई के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, जिनके रिप्लाई के लिए हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सबसे पहले आता है डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद देखने को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए मैं एक उदाहरण लिखता हूँ। डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हुए जिनमें जिनके आंसर के लिए हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैंने लिखा वाई आर यू, वाई आर यू गोइंग देयर। अब इसमें देखिए, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो इसके लिए हमें इसमें हमें यस और नो में काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बेसिकली इसका रिप्लाई लगाना होगा। ठीक है, इसमें रिप्लाई करना होगा। चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। दोस्तों डब्ल्यू एस क्वेश्चन को हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा, इसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात यहाँ पर मक्खन हुई। चलिए तो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात हुई और एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात हुई। चलिए दोस्तों, एक और आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात बताना चाहूंगा। मैं कह दूं कि इफ यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एस क्वेश्चन come together in a single sentence, in this case the first sentence will be, द फर्स्ट सेंटेंस जो है वो किस में होगा, द फर्स्ट सेंटेंस विल बी इंट्रोगेटिव एंड फॉर्म इज द सेकंड सेंटेंस इज असर्टिव। ठीक है, पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा और दूसरा किस में होगा, दूसरा असर्टिव में होगा, अगर दोनों साथ में आए। ठीक है, अगर दोनों साथ में आए डब्ल्यू एच और यस नो टाइप क्वेश्चन, तो पहला आएगा किसमें, सेकंड होगा असर्टिव में और पहला होगा इंट्रोगेटिव में। चलिए इसका एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे लिखा, मान लीजिए मैंने मे आई, मान लीजिए मैंने लिखा मे आई नो, मे आई नो, फिर मैंने लिखा कि वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। तो आप इस सवाल को अगर गौर से देखें तो इस सवाल में पहला सेंटेंस किसमें है, मे आई नो, ये किसमें है, तो आपने कहा कि बेसिकली ये जो है वो किसमें है, इंट्रोगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव में है। और दूसरा किसमें है, यू आर गोइंग, ये असर्टिव में। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखना, अगर दोनों साथ में आए तो पहला वाला पार्ट जो होगा वो किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में, और दूसरा असर्टिव में। ठीक है, यही रही बातचीत। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की जब भी हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के लिए मैंने कहा वांट आई वांट टू नो, एग्जांपल दिया मैंने, आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। ये किसका एग्जांपल है, ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का एग्जांपल। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा इसे घुमाया जाता है। यानी एक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में एक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा असर्टिव, और दूसरे पार्ट के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, पहले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, असर्टिव, और दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, इंट्रोगेटिव। इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। चलिए
अब हम लोग सेंटेंस के तीसरे टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। नोट कर लीजिए, जिसे हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टाइप यानी जिसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस ऑर्डर, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, ये हमें ऑर्डर के बारे में बताते हैं। यह सेंटेंस हमें कमांड के बारे में बताते हैं। यह सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें एडवाइस के बारे में बताते हैं। और ये सेंटेंस हमें कभी कभी रिक्वेस्ट भी बता देते हैं। और ऐसा भी होता है कि ये सेंटेंस हमें कभी कभी प्रोहिबिशन के बारे में बता देते हैं, प्रोहिबिट भी करते हैं, यानी किसी चीज की मनाही की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म आता है, या इसकी शुरुआत डू के साथ होती है, या फिर इसकी शुरुआत डू नॉट से होती है, या फिर इसकी शुरुआत लेट से होती है। इन्हें क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन के बारे में बताते हैं। चलिए इसका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा। मैंने लिखा वर्क हार्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसी वजह से इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने लिखा कि टू वर्क हार्ड, ये डू से शुरू है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। टू वर्क हार्ड, इसमें देख लीजिएगा आप क्या बताता है। ठीक है, मैंने तीसरा कहा डू नॉट टॉक टू हर, डू नॉट टॉक टू हर, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी डू नॉट टॉक टू हर, ये भी एग्जाम्पल है किसका, इंपेरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, समझते चलेगा। मैंने कहा प्लीज, एक और एक उदाहरण लिख देता हूं। मैंने कहा प्लीज फिनिश द वर्क, प्लीज फिनिश द वर्क, प्लीज फिनिश द वर्क। ठीक है, अब देखिए प्लीज फिनिश द वर्क, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और जहां पर रिक्वेस्ट किया जाए वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था, मैंने बता दिया। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का सबसे ज्यादा रोल किसमें है, पैसिव वॉइस में। अब सेंटेंस के आखिरी टाइप की तरफ चलेंगे, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लिख लीजिए, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, जिन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, टू एक्सप्रेस, लिखिए टू एक्सप्रेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताते हैं, इमोशंस बताते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका ये ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको अगर आप एक लाइन में लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। जहां पे सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड आ गया, वहां पर भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड से मतलब ऐसे शब्द जो हमने सोच कर नहीं बोले, अचानक से हमारे मन में उत्पन्न हुए, उन्हें कहते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कई बार होती है व्हाट से या फिर हाउ से, और इसमें बेसिकली इंटरजेक्शन का यूज भी किया जाता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन बोलेंगे। इसमें इंटरजेक्शन का यूज भी किया जाता है, और इसमें कई बार हुर्रे, हुर्रे और ब्रेवो, वाओ और ब्रेवो जैसे शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए मैंने कहा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पर मैं इसे आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने कहा व्हाट अ मूवी, व्हाट के बाद मैंने यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, मैंने लिखा व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। मैंने कहा दूसरा हुर्रे, हुर्रे। ठीक है, यहाँ पर आप हुर्रे से क्या करते हैं, एक्सप्रेशन, हुर्रे आई गॉट, हुर्रे आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये रहे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब अगले हिस्से की हम बात करते हैं, फ्रेज वर्सेस क्लास। फ्रेज वर्सेस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है सेंटेंस के बेसिक में ही, फ्रेज वर्सेस क्लास। दोस्तों सबसे पहले हम फ्रेज की बात करेंगे। तो जब भी हम फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज की डेफिनेशन लिखिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड विच मेक्स सेंस। आप लिख सकते हैं फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स, आगे लिख सकते हैं आप सेंस,
फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका सेंस तो होता है बट लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता, इसका सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, फ्रेज कहा जाता है। चलिए इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा अंडर द ट्री, मैंने लिखा अंडर द ट्री। तो देखिए इस सेंटेंस में ये शब्दों का समूह तो है, इसका अर्थ भी है, लेकिन अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, क्या पेड़ के नीचे, क्या इसका पूरा अर्थ है? नहीं। तो फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता। मान लीजिए मैंने कह दिया इसी में रियली फास्ट, मैंने मान लीजिए कह दिया रियली फास्ट, सच में वो बहुत तेज है, सच में वह तेज है, लेकिन क्या तेज है ये तो मुझे नहीं पता ना, क्या तेज है। तो मैंने कहा रियली फास्ट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका एक सेंस भी है, लेकिन क्या इसका कंप्लीट सेंस है? इसका कंप्लीट सेंस तो नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये 100% जो है फ्रेज है। तो ये रही फ्रेज की बातचीत। फ्रेज में आपको दिक्कत ही नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि फ्रेज जो है, फ्रेज के लिए एक और चीज लिख लीजिए, विद आउट अ, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद आउट अ, ये बिना सब्जेक्ट और वर्ब के होता है, विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। ठीक है, यानी फ्रेज कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंस बिकॉज इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो होप करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस बात की और ये 24 दिन 24 मैराथन की पहली क्लास क्या शानदार रही आपके सामने। होप करता हूँ कि आप 24 दिन 24 मैराथन की पहली क्लास के अंदर आपने क्वालिटी ऑफ लेक्चर अटेंड किया। ये इन लेक्चर के अंदर से आपने काफी कुछ ये सीखा होगा। दोस्तों इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जहां पे मेरी वॉइस तो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन मेरा जो पीपीटी था, लिखा हुआ कंटेंट था, वो आप तक नहीं पहुंच पाया था। इसकी वजह से मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, 2 वीडियो ऑलरेडी खराब हो चुके थे, इसकी वजह से थर्ड बना रहा हूँ। होप करता हूँ इस वीडियो के अंदर सब कुछ सही होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आप 24 दिन 24 मैराथन की 24 क्लास को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश सेशन में काफी अच्छे स्कोर रहेंगे और आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। होप करता हूँ आपने पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा। एक बार मैं लेक्चर को थोड़ा सा चीजें ऊपर कर देता हूँ, आप ठीक से देख लीजिए, हर एक चीज का अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। 2-3 एग्जाम्पल आप हर एक सेंटेंस के अपने खुद से लिखेंगे ताकि आपको ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और समझ में आ जाए। और अगली क्लास से हम बात करेंगे किसके बारे में? अगली क्लास से हम बात करेंगे क्लास के बारे में, क्लास के बारे में बात करेंगे। होप करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को काफी लोगों तक शेयर कीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए इन वीडियो को, ताकि आप काफी कुछ सीख पाए और भी काफी सारे लोग चीजों को सीख पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और 24 दिन 24 मैराथन की दूसरी क्लास में आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा।